नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शेयर बाजार की रिकॉर्ड ऊंचाई के बीच निवेशकों का इक्विटी म्यूचुअल फंड में अभी भी भरोसा बना हुआ है। जून 2023 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो मई के 3,240 करोड़ रुपए के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा रहा। मतलब 8600 करोड़ रुपए का जो निवेश वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया है जून के महीने में, जो कि पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा निवेश है। वहीं एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी फंड में निवेशकों ने स्मॉल कैप फंड में जमकर पैसा लगाया। आज करेंगे निवेश के इन ट्रेंड पर खास चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ हमारे साथ है। फिरोज और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो हर महीने एम्फी के आंकड़े आते हैं, हम ट्रेंड्स पर चर्चा भी करते हैं कि आखिरकार महीना दर महीना जो ये निवेश के आंकड़े हैं इनकी अहमियत क्या है। इनफैक्ट शेयर बाजार को नई ऊंचाइयों पर चढ़ते तो हमने बस जुलाई में ही देखा है, जो हमने रिकॉर्ड हाई देखा। तो वो शायद एग्जैक्ट आंकड़े हम जो म्यूचुअल फंड के हैं उसमें ना देख पाए, बट फिर भी अगर एक मोटा मोटी समझें फिरोज इन फिगर्स को, जो कि जून के आंकड़े कहते हैं, क्योंकि जो नेट आउटफ्लो है वो 2022 करोड़ का रहा है और इक्विटी में पिछले बार के मुकाबले जो निवेश है वो बढ़ा है। तो कैसे समझे इनको? स्वाति जी नमस्कार। पॉइंट 1 ये है कि देखिए, अब इक्विटी के जो इनफ्लोस आ रहे हैं वो 2 माध्यम से आते हैं। एक एसआईपी के माध्यम से आते हैं, दूसरा जो बड़े लोग एचएनआई जो होते हैं या फिर मैस एफ्लुएंट जिनको कहते हैं, या एफ्लुएंट जिनको कहते हैं, वो खरीदते बेचते हैं लमसम में। तो ये दोनों का आंकड़े का मिश्रण है 8600 करोड़। अगर मार्केट की इंपैक्ट की बात करें तो देखिए, अगर लास्ट 1.25 साल से जब लीविंग अप्रैल मई जून जहां से एफआईआईस पॉजिटिव हुए हैं, उसके 12 महीने पहले तक उन्होंने लाख करोड़ से ऊपर पैसा निकाला और डोमेस्टिक जो एसआईपी की इनफ्लोस थी वो डटी रही। मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद एसआईपी की नंबर्स 14,700 पे पहुंच गए। अभी जून का भी आंकड़ा आ गया 14,700, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि जो भी फॉरेन आउटफ्लोज हुई, वो आउटफ्लो अगर काउंटर ना होता इंडियन रिटेल पैसे के साथ, तो मार्केट इस स्थिति पे ना होती, पीक्स पे ना होती। सो बहुत बड़ा श्रेय मार्केट की बॉयंसी का जाता है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर एंड इनडायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इनफ्लो लाया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मार्च के लोस से क्या हुआ कि एफआईआईस का भी बहुत ज्यादा इनफ्लो बढ़ गया। 7-8 बिलियन डॉलर आ गए 2-3 महीनों में। तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा लिफ्ट मिली है मार्केट को, निफ्टी को भी मिली है, मिड कैप स्मॉल कैप्स को भी मिली है, वो बरकरार रहने की तब उम्मीद है जब अगर जो कॉर्पोरेट की जो कमाई है जो 820 पे आई है निफ्टी की लास्ट ईयर की, वो 936 का हमारा अंदेशा है। अगर वो हो जाए तो ये जो रैली है वो बरकरार रहेगी। दैट्स द थर्ड पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। एंड फोर्थ पॉइंट, ये जो आंकड़े एम्फी के आते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इंडियन रिटेल अगर मार्केट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो उनके आंकड़ों में काफी सारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस इंडियन इक्विटीज की छुपी हुई है। So I think these are very very important numbers. स्वाति जी, I'm so happy that आप रियल टाइम ऑलमोस्ट जैसे ही डेटा आता है उस पर आप शो करके ये रिटेल निवेशक तक पहुंचाती हैं। अगर मार्केट में आपके पैसे लगे हुए हैं तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और जैसा फिरोज ने भी बताया कि रिटेल निवेशकों की ताकत ही है जो हमने अभी बाजार को एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन लेवल्स पर जाते हुए देखा है। क्षितिज, इक्विटी की बात से शुरुआत करते हैं। जो फिरोज ने भी बताया, हमने दुगने से भी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो जून में आते हुए देखा है इक्विटी में। उसमें हमने जो बाइफरकेट किया कि कहाँ कितना निवेश आया, स्मॉल कैप वंस अगेन यहाँ पर ज्यादा निवेश किया गया है निवेशकों की तरफ से। उसके बाद वैल्यू कॉन्ट्रा में निवेश आया है, फिर मिड कैप कैटेगरी में अच्छा निवेश देखा गया है, लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप में निवेश अच्छा आया है, और पिछले महीने के मुकाबले मल्टी कैप कैटेगरी ऐसा कैटेगरी रही है जिसमें 600% का उछाल हमने देखा है। तो इक्विटी में भी जो स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप या फिर वैल्यू कॉन्ट्रा जैसी कैटेगरीज में निवेश करना क्या बताता है? तो नमस्कार स्वाति, नमस्कार फिरोज। आई थिंक फिरोज ने बहुत अच्छे पॉइंट्स
इनिशियली बोले हैं, एंड जस्ट टू सेट द टोन राइट, बहुत पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए। एंड आई अगेन गिव क्रेडिट टू रिटेल इन्वेस्टर्स और हमारे जो इक्विटी पार्टिसिपेंट्स हैं, खास करके एचएनआई फैमिली, जिन्होंने ये मोमेंटम मार्केट को ज्यादा टूटने से रोका है। एंड आज जब वापस कैश फ्लोज आए एफआईएस के, एंड हमने देखा है रिटेल पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग हुआ है। एंड नॉर्मली इस बात ये एक ही ट्रेंड है, पैसा चलती मार्केट में ही ज्यादा आता है, विच हैज बीन ट्रेंड नॉर्मली नॉट इन इंडिया पर अक्रॉस द ग्लोबल, इंडिया में खास करके है कि दैट चलती मार्केट में ही आता है। मार्केट जब बहुत अच्छा कर रही होती है तो आप देखते हैं कि पैसा इन्वेस्टमेंट्स में आता ही है। और जैसे आपने विश्लेषण किया है कि पैसे कहाँ कहाँ आए हैं, तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फोकस कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी में खास करके आया है। एक हमने देखा है कि थोड़ा ETF और इंडेक्स फंड में फ्लोज थोड़े कम हुए हैं, पर उसका ऑब्वियस रीजन है। एक तो यह है दैट आपका जो मल्टी कैप कैटेगरी है वो आपको अक्रॉस वेरियस कैटेगरी, स्मॉल, मिड और लार्ज में पार्टिसिपेशन दे देता है, और वो अपने आप में एक इवॉल्व कैटेगरी है। हम हमेशा कहते हैं नया इन्वेस्टर जो आ रहा है वो इंडेक्स फंड ले ले, निफ्टी 50 ले ले या लार्ज कैप फंड ले ले, बट जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं आप वो ग्रेजुअली एक ग्रेजुएशन देखते हो, अपग्रेडेशन देखते हो कि वो लार्ज कैप से अपना थोड़ा एलोकेशन टुवर्ड्स मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप की तरफ जाते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप बिकॉज ऑफ द रिटर्न, जिस कारण से काफी पैसा उस कैटेगरी में आया, बिकॉज खास करके पिछले 2-3 साल के रिटर्न, 3 साल का ऑन एन एवरेज कंपाउंडिंग रिटर्न 30% प्लस कंपाउंडिंग में है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगा दैट वो रिटर्न चेज नहीं करें। अगर उनका पैसा 7 से 10 साल से ऊपर का है तभी वो स्मॉल कैप मार्केट में आए। और ये बहुत वोलेटाइल आपका फंड कैटेगरी है। आप देखिए काफी स्मॉल कैप फंड से पैसा लेना लमसम बंद भी कर दिया है। तो आई एम सेइंग वो बिकॉज ऑफ रिटर्न चेज कर रहे होते हैं क्लाइंट, ज्यादातर उस कैटेगरी में आपको पैसा कैश इसलिए आपको देखने को मिलता है। बट यस, अक्रॉस कैटेगरी में फोकस में ज्यादातर और उसमें ज्यादा आपका पैसा मूव हुआ है। सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में आया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वाइज, 67% के आसपास ग्रो किया है जितना पिछले लास्ट मंथ आया था। बट लार्ज कैप में हमने देखा है वहीं पर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ पैसा निकला है उस कैटेगरी से। सो ओवरऑल यू आस्क मी, ये बाइफर्केशन है जहां ऐसे, और कारण मैं बता रहा हूँ जिस कारण से लग रहा है कि इन कैटेगरीज में पैसा आया है। हमने एक अपने अपने कंपनी के साइड पे भी ट्रेंड देखा है दैट जितनी नई स्टेप्स भी आ रही हैं उसमें मल्टी कैप और फोकस में 50 to 60% स्टेप्स आपकी जा रही हैं। तो वो आप शिफ्ट इस मंथ में नहीं, आने वाले शिफ्ट में भी देखेंगी कि वो बास्केट थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी यहाँ से। पर एक बहुत पॉजिटिव साइन है जिस तरह से नंबर दिख रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन। बिल्कुल बिल्कुल क्षितिज। इनफैक्ट फिरोज, जहां पर निवेश आया स्मॉल कैप, वैल्यू कॉन्ट्रा, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप में हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट देखा है, पर लार्ज कैप का क्या? लार्ज कैप में 2000 करोड़ से ज्यादा आउटफ्लो हमने देखा है और ये कंसेक्यूटिवली हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में। लार्ज कैप में कैटेगरी में सुस्ती की बड़ी वजह क्या हो सकती है? स्वाति जी देखिए, ये जो आंकड़े हैं लास्ट 6 महीने से देख रहे हैं हम, तो ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर और इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। आई विल कम टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी। जैसे आपने कहा कि स्मॉल कैप में काफी पैसा आ रहा है, स्मॉल कैप में पैसा आ रहा है, और लास्ट 5 इयर्स की अगर आप स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी से अंडर परफॉर्म किया है स्मॉल कैप। बहुत सारे इंडिसेस हैं, निफ्टी की जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत रेलेवेंट होती है, उसने 5% 4% से निफ्टी को भी पर एनम अंडर परफॉर्म किया है, फिर भी पैसे आ रहे हैं, विच आई थिंक इज अ ग्रेट न्यूज। वरना क्या होता था कि इंडियन रिटेल हमेशा लास्ट में आता था और सबसे ज्यादा नुकसान वो भरते थे और वो हमेशा इक्विटी से नाराज होते थे। दैट्स पॉइंट 1। अब लार्ज कैप कैटेगरी के साथ आउटफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इन्वेस्टर समझ चुका है कि लार्ज कैप फंड और लार्ज कैप स्टॉक में जमीन आसमान का अंतर है। लार्ज कैप फंड रखे बगैर भी आप लार्ज कैप स्टॉकों में अपना निवेश 50-60% निवेश लार्ज कैप स्टॉकों में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लेक्सी कैप खरीदते हैं तो 60-70% लार्ज कैप में ही होता है, मल्टी कैप खरीदते हैं तो उसमें भी 40-50% भी लार्ज कैप होता है। तो ये इन्वेस्टर समझ चुके हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक मात्र जरिया नहीं है लार्ज कैप फंड। और लार्ज कैप फंड में अगर हम तुलना करें दूसरी कैटेगरीज, दूसरी बाकी जो 9-10 रेलेवेंट कैटेगरीज हैं, उसमें से लार्ज कैप ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दी है दोनों काउंट्स पे। 38% लार्ज कैप स्कीमें हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा रिटर्न पासिंग मार्क से ज्यादा दिया, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देने वाली
सिर्फ 38% स्कीमें, और जिन्होंने आउट परफॉर्म भी किया उन्होंने सिर्फ 2.5% से किया। अगर आप मल्टी कैप से कंपेयर करें तो 55% ऑफ द स्कीम्स इन मल्टी कैप ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, और 5% से पर एनम आउट परफॉर्म किया। तो इसीलिए लार्ज कैप में आउटफ्लोस कंटिन्यू रहेंगी, बिकॉज नंबर्स डिजर्व दैट आउटफ्लो, क्योंकि उनका प्रदर्शन दूसरे के मुकाबले अच्छा नहीं था। एंड आई थिंक हमें प्रिपेयर होना चाहिए, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उसमें आउटफ्लो होगा, और रिटेल निवेशक अच्छी कैटेगरियों में पैसा लगा रहे हैं, ताकि वो पैसा बनाएंगे तो और विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट को और फायदा होगा। एब्सोल्युटली। एसआईपी निवेश की क्योंकि यहाँ पर बात हुई, मामूली गिरावट हमने देखी है इस बार एसआईपी से निवेश के आंकड़ों में, लेकिन अभी भी 14,000 करोड़ से ऊपर ही है ये आंकड़े, तो ये तो अच्छी बात है। पर उससे भी अच्छी बात ये है कि पिछले एक साल में, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो क्षितिज, एसआईपी इन्वेस्टमेंट में 20% की वृद्धि हमने देखी है। मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। हालांकि ऊपर नीचे थोड़े रहे हैं आंकड़े जरूर इस फाइनेंशियल ईयर में। अप्रैल में 13,000 करोड़ था, फिर मई में वो 14,700 करोड़ के भी पार चला गया, और अभी भी 14,730 के आसपास हम देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बाजार में एसआईपी से निवेश का भरोसा निवेशकों को ज्यादा है। So I think I'm sorry, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, या फिर अगर आप एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस क्लास भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन बनाना चाहती है, आई थिंक सिप से बेटर रूट कोई नहीं है। एंड सिप का रियल फ्रूट, यू आस्क मी, आपको जो रियल आपको एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो 7-8 साल या 10 साल के बाद ही दिखना शुरू होता है। एंड एक चीज बड़ी क्लियर है, लाइक मेनी ऑफ माय फ्रेंड जो इस फील्ड से नहीं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, यही बोलते हैं दैट पैसा जब बनेगा पर एक डिसिप्लिन वे में हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं और सेव कर पा रहे हैं। सिर्फ वो डिसिप्लिन लेके आता है जो एक टाइम पे बैंक का आरडी अकाउंट लेके आता था, या मंथली कोई प्लान एलआईसी का लेके आता था। उसके साथ ही अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट कर पाते हैं और ऑन एन एवरेज 13-14% से कंपाउंड कर पाते हैं, हम बोलते हैं कि 12% इज अ रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी मार्केट, बट सीम्स लाइक इंडिया इज डूइंग लिटिल बेटर, और हम अगर 13-14% कर पाए तो आई थिंक उससे बेटर टूल नहीं हो सकता है। आज 14,300 के आसपास का हमारा 700 के आसपास का सिप बुक जो है, अगर आप देख रहे हैं इसको, सो मुझे लगता है ये सिप बुक ही कहीं अगले 1.5-2 साल में डबल हो जाएगा। आप 20% की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये 25 से 30% के हिसाब से बढ़ेगा यहाँ से, क्योंकि लोगों ने अब जो ऑफलाइन लोग भी आए हैं पिछले 4-5 साल में, 1-2 साइकिल देख ली है लोगों ने। 2020 का मार्च का फॉल देख लिया है, उसके बाद 21 के बाद जो 22 में फॉल आया वो देख लिया है। इनफैक्ट इंडेक्स पर से अगर आप देखेंगे ना स्वाति, तो पौने 2 साल में इंडेक्स हार्डली 4-5% के रिटर्न पे ही है। 18,600 पे था कोई नवंबर 2021 के आसपास, अभी 19,300 के आसपास की बात करूं अगर है तो मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न पर से कोई इतना नहीं, इंडेक्स पे रिटर्न नहीं है, बट येस इन्वेस्टमेंट्स जो आप एक्यूमुलेट करते हैं सिप में, और जितने यूनिट्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इवेंचुअली उसमें जब प्राइस आता है तो ओवरऑल एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। तो सिप एक डिसिप्लिन वे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी, और कोई भी अच्छे जो लर्नेड इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी लर्नेड एडवाइजर जो अपने लेवल पे होंगे, वो सिर्फ प्रोपगेट कर ही रहे हैं टाइम्स को लेके कि आप लमसम है वो आप एसटीपी के थ्रू लगा लीजिए पैसा, पर सिर्फ तो आप एज ए डिसिप्लिन 20-25% ऑफ योर अर्निंग आप इन्वेस्टमेंट में डालिए, चार्टर्ड फंड्स में डालिए, एंड आप देखेंगे इवेंचुअली अ बिग कॉर्पस कैन बी क्रिएटेड। सो सही कहा आपने, बिल्कुल सिर्फ एक बहुत मेजर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करती है। फर्स्ट पॉइंट उसने भी बोला था, इतना बढ़िया तरीके से रिटेल इन्वेस्टर ने पूरी मार्केट को हैंड होल्ड किया, बिकॉज उस समय अगर आपकी करेंसी का रेट, कन्वर्जन रेट 73-74 पे था, तो उस समय आप देखिए 2 बिलियन के आसपास का सिप बुक था आपका, उसके सिवाय कुछ इंश्योरेंस से पैसा आता था, कुछ पेंशन फंड से आता था, ईपीएस से आता था, तो कोई 3 बिलियन 3.25 बिलियन के आसपास थे, तो आपका डोमेस्टिक बाइंग आ ही जाने दी। आज यही आपकी डोमेस्टिक बाइंग सिप के थ्रू अगर 4 या 5 बिलियन की हो जाएगी, तो एक बड़ा जोड़ कल को आने वाले टाइम में कोई ऐसा आए जिसमें पर किसी महीने में 7-8 बिलियन की सेलिंग आती है ग्लोबली, आप उसे झेल सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन भी करता है और थोड़ा ब्रॉड बेस भी करता है, और सिमिलरली क्लाइंट्स से पैसा भी बनता है। बिल्कुल। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, कैटेगरी की भी बात करेंगे, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
आइए बात करते हैं डेट कैटेगरी की। जून के एमपी के आंकड़े डेट बाजार में निवेश के लिहाज से कैसे रहे, इसको भी जरा समझते हैं। अब कुछ सुस्त निवेश रहा फिरोज डेट फंड में, क्योंकि मई में जो हमने 45,000 करोड़ के पार निवेश आता देखा था डेट में, उसमें 14,135 करोड़, बहुत एग्जैक्ट फिगर्स में कोट कर रही हूं, उतना निवेश बाहर गया, आउटफ्लो हुआ है जून के महीने में डेट फंड्स में। तो कुल मिलाकर एक महीने में मतलब 130% का आउटफ्लो डेट फंड में रहा। डेट फंड में सुस्त निवेश की बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? स्वाति जी, डेट के जो आंकड़े आते हैं ना, उसमें ज्यादा फाइन प्रिंट ज्यादा पढ़ने को नहीं होता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, वो अपने पैसे निकालते हैं, डालते हैं। और आज अगर हम इंडिविजुअल डेट इन्वेस्टर्स का जो आंकड़ा मैंने देखा था लास्ट टाइम, 56 लाख इन्वेस्टर्स हैं बस, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और टैक्सेशन चेंज अभी हुआ है सेक्शन 50A के तहत। अब डेट फंड्स की टैक्सेशन बहुत बदल गई है। ऑलमोस्ट मार्जिनल टैक्स रेट एफडी की तरह देना पड़ेगा, भले ही 5 साल होल्ड कर लो, 10 साल होल्ड कर लो, इंडेक्सेशन का फायदा भी चला गया। सो इसमें मैं ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूं करंटली, बिकॉज एक ट्रेंड अगर पता लगनी है तो नई टैक्स रिजीम में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स क्या बर्ताव कर रहे हैं उसका समझना जरूरी है। और ये 3 महीने के आंकड़े इज नॉट कंक्लूसिव इनफ। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, डेट की जो रिटर्न्स हैं मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। आई थिंक अगर कोई भी एफडी इन्वेस्टर आज भी अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में ना हो तो एफडी से अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं, क्योंकि ब्याज दरें जो आज की स्तरों पे हैं वो गिरने की संभावना है। माना कि इंडिया में ब्याज दरें इतनी ऊपर नहीं गई, यूएस में 4% से भी पार कर गया वापिस 10 ईयर का उनका पेपर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर जो है वो 7 के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो 10 सालों से वही इर्द गिर्द ही उसकी एवरेज है। सो पॉइंट ये मैं बोलना चाहता हूं कि डेट फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो 10-11% की भी रिटर्न मिलने की संभावना है पर एनम 2 साल की होल्डिंग पीरियड पे। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये आंकड़े आर नॉट कंक्लूसिव, बिकॉज वो जो इंस्टीट्यूशनल पैसा आता जाता है वो पूरे बाकी आंकड़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है, अनलाइक इन इक्विटी। आपने यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया, काफी एक्चुअली पर्टिनेंट पॉइंट है ये क्षितिज, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव हुआ नहीं। पिछली बार भी लगातार 2 बार हमने एक पॉज की स्थिति देखी। तो ऐसे में अभी अब आने वाले टाइम में आपको डेट में निवेश के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, कहाँ पर फोकस ज्यादा करें निवेशक? तो स्वाति, इंटरेस्टिंगली जस्ट टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड, कि बैंक में आप जो भी आप डिपॉजिट देते हैं और जो म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट देते हैं, अगर वो पीयर टू पीयर एप्पल टू एप्पल सेम भी है, तो भी इस सिचुएशन में जहां पे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आपके पॉज रहेंगे और आने वाले टाइम में कम होंगे, आपको मच बेटर रिटर्न फिक्स इनकम में मिलेगा अगर टैक्सेशन सेम भी है तो। बिकॉज आपको क्या होता है, आपका कूपन जो है मैच्योरिटी का वो तो है, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि यील्ड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है इसमें। सो लग रहा है यहाँ पे अगर आप एक मिक्स बैग ले सकते हैं, जहां पे आप 3 साल की मैच्योरिटी का पेपर ले सकते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंकिंग एंड बेस्ड डेट फंड ले सकते हैं, और साथ में आप एक जीसेट फंड ले सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 साल की मैच्योरिटी का पेपर होगा। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है फिक्स में, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। क्या मॉडिफाइड ड्यूरेशन है फंड की, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है जो रेट कट होता है। अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन मान लीजिए 5 है किसी फिक्स इनकम फंड की और 1% का रेट कट आ जाता है, तो आपको 5% का सीधा एड ऑन मिलता है जो आपका यील्ड होता है उसके अंदर। 50 पैसे का तो 2.5% का एड ऑन मिलता है अगर 7% का यील्ड है तो बिल्कुल सही है। यहाँ से फिक्स इनकम में आप जीसेट फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ में 1-2 अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ से, या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ से। और लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि अगले 3 साल में आप कोई 8% प्लस रिटर्न बना सकते हैं। इनफैक्ट अगले 1 से 1.5 साल के अंदर तो जीसेट फंड कैन केपेबल ऑफ गिविंग 10% प्लस रिटर्न भी दे सकते हैं। बट ये वो सब्जेक्टेड इस चीज से है कि आने वाले टाइम में रेट कट्स आए और आपकी जो यील्ड्स हैं वो थोड़ा नैरो करें, बॉटम करें, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 2 ऑप्शंस क्लाइंट्स देख सकते हैं। और अब टैक्सेशन सेम है, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आप फिक्स इनकम में और एफडी में टैक्सेशन सेम है, बट स्टिल फिक्स इनकम अट्रैक्टिव रहेगा आपको अगर आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल बिल्कुल क्षितिज, इनफैक्ट अब जानना जरूरी है शो के अंत में कि निवेश के मौके बन कहां पर रहे हैं। फिरोज,
बाजार एट लाइफ टाइम हाई हमने देखा, और जैसा ट्रेंड बता रहा हो, जैसा आपने आंकड़े भी कोट किए, स्मॉल कैप स्पेस है जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। वाई स्मॉल कैप, अगर अभी निवेशक जानना चाहे आने वाले टाइम के लिए, और अगर स्मॉल कैप नहीं तो क्या? पर मैं एक्चुअली कैटेगोरिकली स्मॉल कैप के बारे में ही आपसे जानना चाहती हूँ कि स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के पीछे बड़े वजहें क्या हो सकती हैं? तीन चार कारण है स्वाति जी, इफ आई हैव टू पॉइंटेडली टेल यू। स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप आज उसका नाम आज भी स्मॉल कैप है, 5 साल पहले भी स्मॉल कैप था, बट कंपनियों की साइजें बदल गई हैं। सबसे बड़ा स्मॉल कैप 5 साल पहले 8,000 करोड़ का था, आज 16,500 करोड़ का है, बट नाम तो वही है, स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की जो परसेप्शन है रिस्क की, वो काफी बदल गई, और वो समझना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द 10 साल बाद भी स्मॉल कैप ही होगा, बट साइज ऑफ कंपनीज हैव चेंज्ड, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, जो लास्ट 5 ईयर की स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस आई है, जब भी ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, लास्ट 15 साल की हिस्ट्री में, अगर 5 साल की अंडर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 की देखने को मिलती है निफ्टी के मुकाबले, तो अगले 3 साल स्मॉल कैप के लिए बेहतर रहते हैं, दैट्स पॉइंट टू। तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय, बिकॉज रेयर व्यू मिरर इतना अच्छा सीन नहीं दिखा रहा। तीसरा, जो अर्निंग्स ग्रोथ हमारी जो हम ट्रैक करते हैं, निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की 12 से 14% की उम्मीद है, बट स्मॉल कैप की हमारी 18 से 20% की है। जहां भी अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा होगी उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और डोमेस्टिक फ्लोज इस साल और आएंगे। डोमेस्टिक फ्लोज आती हैं तो छोटे और मध्यम वर्ग की कंपनियां ज्यादा चलती हैं, ग्लोबल फ्लोज आती हैं तो निफ्टी ज्यादा चलती है। ये कोरिलेशन काफी क्लियरली एस्टैब्लिश होता है, जो हमने रिसर्च की थी उसमें। सो ये 3 4 5 कारण है, बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टर आज भी जब मैं मिलता हूं डेली बेसिस पे, उनकी उम्मीदें जो है बहुत मिसप्लेस्ड है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 से 5 साल आपको रहना पड़ेगा, 10 से 15% की मार्कडाउन की तैयारी रखनी पड़ेगी। निफ्टी 15% हर साल गिरती है, ऊपर के नीचे, ऊपर के तरफ से नीचे के तरफ से। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 15-20% इंटरिम मार्कडाउन ऑन योर वैल्यू। अगर ये तैयारी नहीं है तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। अगर इसका मन बना सकते हैं कि भाई गिरेगा तो मैं संतुष्टि से वेट करूंगा, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू फॉर अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर। और क्षितिज जी ने जो डेट की रिकमेंडेशन दी थी, एग्जैक्टली मैं भी वही डिटो बोलूंगा। एब्सोल्युटली। और क्षितिज, एक पोर्टफोलियो मिक्स इस टाइम पर क्या होना चाहिए विद इन इक्विटी? अगर जाने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या इवन मल्टी कैप का कितना एक्सपोजर अभी एक निवेशक को रखना चाहिए? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, बट एक अगर हम ओवरऑल व्यू समझे तो लार्ज कैप तो इनिशियली फिरोज भाई ने जैसे बोला था, मैं खुद इंडेक्स फंड को प्रेफर करूंगा अगर कोई नया इन्वेस्टर है। लार्ज कैप कैटेगरी, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन, सेबी ने क्या किया, नया रेगुलेशन जो 4 साल पहले आया था, 5 साल पहले, कि लार्ज कैप फंड को 80% प्लस एलोकेशन टॉप 100 स्टॉक्स में रखना पड़ेगा। तो ज्यादातर फंड्स टॉप 100 स्टॉक्स में 94-95% है, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। तो उस फंड कैटेगरी के लिए आप इतना हाई एक्सपेंस पे करें, डजंट मेक सेंस। तो लार्ज कैप कैटेगरी जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो वहां पे इंडेक्स फंड ले। अदरवाइज कोई इवॉल्व इन्वेस्टर है तो अपनी कैटेगरी में 50 to 60% मल्टी कैप या फोकस फंड्स रखें, या फ्लेक्सी कैप फंड रखें, मतलब जहां मल्टी कैप बास्केट है। 20 to 30% लार्ज और मिड कैप रखें, 20% के करीब वो अपना मिड कैप रखें, और डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क एपेटाइट, अगर वो दे आर रेडी टू टेक लिटिल बिट मोर रिस्क एंड दे आर हियर फॉर मोर देन 7-8 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट, तो स्मॉल कैप लें। स्मॉल कैप एक बहुत ब्यूटीफुल बास्केट है, बड़ी उतनी वॉलेटाइल है, तो मैं उसमें ऐड नहीं करूंगा क्योंकि फिरोज ने बहुत अच्छे से समझाया वो वाला बास्केट। एंड हमें उसको समझना है कि दैट ये बास्केट कोई 1-2-5 साल के लिए नहीं है। कई बार वो जेस्टेशन लंबा हो जाता है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल कैप, बिकॉज अंडरलाइन कंपनीज ने अर्निंग 18 से 20% प्लस कैपेबल होती है देने के लिए, तो वो उतने परसेंटेज रिटर्न कैपेबल है डिलीवर करने के लिए। सो स्मॉल कैप बास्केट जो है आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15% होनी चाहिए। सो 50-20-20-10 ये आप देख सकते हैं बिटवीन मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके, तो चलिए, हमने आज बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग समझी और एम्फी के जो नंबर है उससे क्या ट्रेंड निकल कर आता है, आने वाले टाइम में निवेश के मौके आपके लिए कहां बन रहे हैं। फिरोज और क्षितिज, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।